हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विशाल एजुकेशनल हब में। और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी की क्लास, जो कि आने वाले एग्जाम रेलवे ग्रुप डी टेक्नीशियन एनटीपीसी सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और आज वैसे भी दोस्तों ग्रुप डी का एग्जाम डेट जारी हो गया है 27 नवंबर से। तो इसलिए दोस्तों हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, उसी को हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 655 से स्टार्ट करें दोस्तों। मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी। टॉपिक 1, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। मानव आहार नाल का एक चित्र नीचे दिया गया है। इसके आधार पर स्तंभ 1 का स्तंभ 2 के साथ सही मिलान दर्शाने वाले विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों यहाँ पर जो दिया गया है, जो भी मतलब सिंबल दर्शाया गया है ए बी सी डी से करके, तो इसको ध्यान से देखिए क्या चीज़ को दर्शाया गया है। ये ग्रास नली है, एक ग्रास नली को दर्शा रहा है, और डी यकृत को दर्शा रहा है, और सी छोटी आंत को दर्शा रहा है, और बी बड़ी आंत को। तो दोस्तों इसको मिलान करना है, तो यहाँ पर हम लोग आते हैं तो इसको मिलान कर इसको देखिएगा दोस्तों। इसका सही तो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है। तो इसमें कौन कौन सा है? आहार नाल। आहार नाल में पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत, बी है बड़ी आंत, इसमें अंकुर भोजन से जल का अवशोषण करते हैं। अंकुर भोजन से जल का अवशोषण करते हैं। और सी छोटी आंत, लंबाई जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन पर निर्भर करता है। छोटी आंत लंबाई जो इसकी होती है जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन पर निर्भर करता है। और यकृत जो है इसमें वसा के पासीकरण में सहायक होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 656। लसिका आंतों में पचित और अवशोषित अवशोषित वसा अवशोषित वसा का परिवहन करती है। लसिका आंतों में पचित अवशोषित वसा का परिवहन करती है। आंत की लसिका प्रणाली आहार लिपिड के परिवहन के साथ साथ प्रतिरक्षा, निगरानी तथा अंतराली द्रव को हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर 657। निम्नांकित चित्र मनुष्यों में दांतों के क्रमिक क्षय के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। दांतों के क्षय से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से एक के अलावा अन्य सभी सही हैं। गलत कथन की पहचान कीजिए। दोस्तों हम लोग को गलत बताना है। इसमें गलत है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इनमें जीवाणु की कोई भूमिका नहीं होती, यह विषाणु जनित होता है। बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि ये बोला जीवाणु की कोई भूमिका नहीं, लेकिन जीवाणु की भूमिका होती है, और बोला विषाणु जनित होता है, जो कि विषाणु जनित नहीं होता है। तो इसमें गलत बताना है, तो इसमें गलत तो ए है, लेकिन सही रियल में सही होगा बी सी डी। बी कहता है मुंह में बचे हुए भोजन पर जीवाणु सक्रिय हो जाते, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है, अम्ल इनेमल का मृदुकरण कर देता है। अम्ल जो होता है इनेमल का मृदुकरण कर देता है, जिसकी वजह से दांतों में दर्द और दंत क्षय होता है। और डी है, जीवाणु शर्कराओं का विघटन करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। उपरोक्त चित्र में मनुष्य के दांतों को क्रमिक क्षय के विभिन्न चरणों को दर्शाया गया है, जिसमें प्रश्नानुसार विकल्प बी, सी और डी सही है, जबकि विकल्प ए गलत है, क्योंकि दांतों के क्रमिक क्षय में जीवाणु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 658। निम्न 658 निम्न में से कौन सा वसा के पासीकरण में शामिल होता है? निम्न में से कौन सा वसा के पासीकरण में शामिल होता है? ऑप्शन ए है अमाशय, बी अग्नाशय, सी प्लीहा, डी यकृत। इसमें सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यकृत। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 2022 में ग्रुप डी में आया हुआ है। और जानते हैं आप सभी लोग, क्योंकि रेलवे हमेशा रिपीटेड ही क्वेश्चन मैक्सिमम पूछता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा वसा के पासीकरण में शामिल हो? वसा के पासीकरण में शामिल होता है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यकृत। वसा के पासीकरण में यकृत शामिल है। पासीकरण वसा को छोटी रक्त कोशिकाओं में तोड़ने की प्रक्रिया है, ताकि एंजाइम कार्य कर सके और भोजन अधिक आसानी से पच सके। पास दो या दो से अधिक तरल पदार्थों का मिश्रण होता है, जो सामान्य रूप से अमिश्रणीय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 659। दंत क्षय के परिणाम स्वरूप एक कोमल दंतवल्क होता है। दंत क्षय के परिणाम स्वरूप कोमल दंतवल्क होता है। दांत क्षय के परिणाम स्वरूप कोमल दंतवल्क होता है। इसे
दंत इनेमल भी कहा जाता है। मानव शरीर में ये सबसे कठोर तथा बहुत अधिक खनिज लवण युक्त पदार्थ है। इनेमल का निर्माण कैल्शियम फास्फेट से होता है। क्वेश्चन नंबर 660। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंत में। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। भोजन का अधिकांश पाचन छोटी आंत में ही संपन्न होता है। छोटी आंत लगभग 7 से 5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित संरचना होती है। क्वेश्चन नंबर 661। आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी गोलियां क्यों बनाते हैं? आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी गोलियां क्यों बनाते हैं? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वसा अमाशय में उत्पन्न जलयुक्त कर्दम के साथ अच्छी तरह मिश्रित नहीं हो पाते हैं। आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी गोलिकाएं बनाते हैं, क्योंकि वसा अमाशय में उत्पन्न जलयुक्त कर्दम के साथ अच्छी तरह मिश्रित नहीं हो पाते हैं। छोटी आंत आहार नली का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। भोजन का अधिकांश पाचन छोटी आंत में होती है। क्वेश्चन नंबर 662। एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल 8 कृदंत या इंसीजर होते हैं। एक वयस्क मनुष्य में मुख में 4 प्रकार के कुल 32 दांत होते हैं। दांतों के वर्गीकरण की सूची निम्नलिखित है। कृंतक दांतों की संख्या। कृंतक या इंसीजर 8 होते हैं। रदनक 4 होते हैं। चंवर्डक 12 होते हैं। अग्रचंवर्डक 8 होते हैं। तो आप सभी को पता है दोस्तों, जो कृंतक होता है नीचे 4 होता है और 4 ऊपर होता है। और रदनक जो होता है साइड में दोनों तरफ जो निकला आता है, नीचे 2 होता है और ऊपर भी 2 होता है। और जो चंवर्डक होता है दोस्तों, 3 एक साइड में होता है, 3 दूसरे साइड में, मतलब नीचे 6 होते हैं और ऊपर भी 6 होते हैं चंवर्डक में। और जो अग्रचंवर्डक होता है, अग्रचंवर्डक में 2 लेफ्ट में होते हैं, 2 राइट में, यानी नीचे 4 और ऊपर 4। क्वेश्चन नंबर 663। मानव में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन करता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मलद्वार। जो मलद्वार होता है दोस्तों, मानव में आहार नाल का इनमें से कौन सा अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है? तो है दोस्तों मलद्वार। मानव में मलद्वार एनस द्वारा अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन होता है। मलद्वार आहार नाल का ही एक भाग है। ठीक है दोस्तों, मलद्वार आहार नाल का ही एक भाग है। मनुष्य की आहार नाल में छोटी आंत सबसे लंबी होती है। इसकी लंबाई लगभग 20 फीट होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 664 चित्र है दोस्तों। निम्नांकित चित्र मानव आहार नाल के एक भाग को दर्शाता है। इस भाग में कौन सी क्रिया हो रही है और कैसे? देखिए दोस्तों, ये फूड है, ये भोजन है और इस पाइप के रास्ते आ रहा है ग्रासनली बोलते हैं इसको हिंदी में। और ये है अमाशय
आमाशय यानी पेट, इसमें आ रहा है। उसमें क्या पूछा है, हाँ, निम्नलिखित मानव आहार नाल के एक भाग को दर्शाता है। इस भाग में कौन सी क्रिया हो रही है? इस भाग में कौन सी क्रिया हो रही है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लयबद्ध संकुचन और पेशी भित्तियों के शिथिलन के कारण क्रमाकुंचन हो रही है दोस्तों। यानी भोजन जो है क्रमाकुंचन क्रमाकुंचन लयबद्ध संकुचन और पेशी भित्तियों के पेशी, इसका हम बी ही बताए थे दोस्तों, बी ही, लयबद्ध संकुचन और पेशी भित्तियों के शिथिलन के कारण क्रमाकुंचन के द्वारा वो जो भोजन होता है दोस्तों ग्रासनली के द्वारा पेट में आता है। उपयुक्त चित्र में निम्न क्रिया हो रही है। लयबद्ध संकुचन और पेशी भित्तियों के शिथिलन के कारण क्रमाकुंचन। आमाशय नली में कॉर्डिक सरफेक्टर मांसपेशियों की रिंग है। यह आमाशय में भोजन को जाने देती है। जैसे ही भोजन आमाशय में जाता है उसकी पेशियां दीवारों की सिकुड़न व ढीलान शुरू हो जाती है, जिसे पेरिस्टालिसिस कहते हैं। जब सामने की पेशियां ढीली पड़ती हैं तब उसके पीछे की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं। यह प्रक्रिया स्वयं होती रहती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 665, मुख गुहिका बकल कैविटी मानव पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। इसी है दोस्तों, मुख गुहिका ये बकल कैविटी मानव पाचन तंत्र का हिस्सा है। मुख गुहिका बकल कैविटी मानव पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। मानव पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया मुख गुहिका में शुरू होती है। मुख गुहिका में मुख्य रूप से दांत, लार ग्रंथियां पाचन तंत्र का अंग होती हैं। क्वेश्चन नंबर 666, मानव शरीर के किस भाग में अंकुर या विली मौजूद होती हैं या होते हैं? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत। छोटी आंत में दोस्तों मानव शरीर में अंकुर या विली मौजूद होते हैं। छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में उपस्थित श्लेष्मिका क्षेत्र में उंगली के आकार की आकृति पाई जाती है दोस्तों, जिन्हें अंकुर या विली कहा जाता है। पचे हुए भोजन होता है दोस्तों, पचा हुआ भोजन इनका अवशोषण इन्हीं के द्वारा होता है। जो उंगली नुमा जो विली होता है या अंकुर होता है, इसी के द्वारा दोस्तों भोजन का अवशोषण होता है। पचे भोजन का अवशोषण इन्हीं अंकुरों या विल्स के द्वारा होता है। सर्वाधिक पदार्थों का अवशोषण छोटी आंत में होता है। सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा पदार्थों का अवशोषण छोटी आंत में होता है, इसलिए अंकुर छोटी आंत में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 667, रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। आप सभी को पता होगा दोस्तों, स्फिग्नोमैनोमीटर स्फिग्मोमैनोमीटर रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग किया जाने वाला यंत्र है। इकोकार्डियोग्राफ द्वारा हृदय की जांच, स्टेथोस्कोप द्वारा लंग्स से होने वाले आवाज़ तथा स्पाइरोमीटर द्वारा लंग्स की क्षमता को बेहतर बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 668, पित्त-रस के कार्य के नीचे दिए गए हैं उस विकल्प का चयन करें जो पित्त-रस के कार्य से संबंधित नहीं है। हम लोग को जो पित्त-रस से संबंधित कार्य नहीं है वो बताना है दोस्तों, वो बताना है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसमें प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, हम लोग को गलत ही बताना था, लेकिन सही होंगे दोस्तों।
क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों, आप लोग फिर से इसको सुनिए, ध्यान दीजिए। पितरस के कार्य नीचे दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो पितरस के कार्य से संबंधित नहीं है। तो पितरस के कार्य संबंधित बी ऑप्शन नहीं है। इसमें प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन सही जो होता है दोस्तों, ये अग्नाशयी एंजाइमों की क्रिया के लिए भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। ये अग्नाशयी एंजाइमों की क्रिया के लिए भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। और इसमें सी जो है, ये अग्नाशयी एंजाइमों की क्रिया की दक्षता, ये अग्नाशयी एंजाइमों की क्रिया की दक्षता को बढ़ाता है। और डी, ये बड़ी वसा गोलियों को ये बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी वसा गोलिकाओं में विघटित करता है। पितरस में प्रोटीन पितरस में प्रोटीन पाचक एंजाइम नहीं होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। पितरस में प्रोटीन पाचक एंजाइम नहीं होता है, और न ही ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, और न ही ये प्रोटीन में भी पाचन में सहायक नहीं होता दोस्तों। ये प्रोटीन के पाचन में भी सहायक नहीं होता है, अतः विकल्प बी सही है। यानी विकल्प बी जो है गलत बताना था, बी ही सही है, क्योंकि हम लोग को गलत ही बताना था। क्वेश्चन नंबर 669, निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है? निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एमाइलेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा है, एनटीपीसी में भी पूछा है दोस्तों, टेक्नीशियन में पूछता है इसको, मतलब कई एग्जाम में पूछा है, तो इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर डी है। निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है? तो एमाइलेज पाया जाता है। एमाइलेज पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है। एमाइलेज स्टार्च, पॉलीसेकेराइड और जटिल कार्बोहाइड्रेट में बंधनों को सरल शर्करा को अवशोषित करने के लिए आसान बनाने के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 670, निम्न में से किस जीव में छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गाय ही थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, गाय। निम्नलिखित जीवों में गाय की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है। शाकाहारी पौधों में मौजूद सेलुलोज को पचाने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। मांसाहारी मांस खाते हैं जिसे पचाने में कम समय लगता है, इसलिए इनकी छोटी आंत छोटी होती है। क्वेश्चन नंबर 671, निम्न में से कौन सा अमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है? निम्न में से कौन सा अमाशय यानी पेट में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पेप्सिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसको गलत भी कर देते, क्योंकि मतलब इसका कई बार मतलब टेस्ट दिए थे बच्चे हमारे साथ के, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होके दोस्तों कभी HCl पे मार देते हैं, कभी दूसरे ऑप्शन पे मारते हैं, लेकिन इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो निम्न में से कौन सा अमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है? वो है पेप्सिन। अमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। पेप्सिन प्रोटीन को प्रोटीयोजन तथा पेप्टोज या पेप्टाइडों में बदल देता है। अमाशय उदरगुहा में बाईं ओर स्थित एक खोखली द्वीपवालिका थैली जैसी रचना होती है। इसकी लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर होती है। अमाशय की भीतरी दीवार स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाओं से निर्मित होती है। क्वेश्चन नंबर 672, निम्नांकित चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। परखनली बी में नीला रंग न दिखने के संबंध में सही विकल्प की पहचान कीजिए। परखनली बी में नीला रंग न दिखने के संबंध में, ये बी है, ये परखनली बी में नीला रंग न दिखने के संबंध में सही विकल्प की पहचान कीजिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च का पाचन लार में मौजूद लार एमाइलेज द्वारा किया जाता है। स्टार्च का पाचन लार में मौजूद लार एमाइलेज द्वारा किया जाता है।
उपयुक्त चित्र से स्पष्ट है कि स्टार्च का पाचन लार में मौजूद स्टार्च का पाचन लार में मौजूद स्टार्च का पाचन लार में मौजूद लार एमाइलेज द्वारा किया जाता है। जब हम अपने मुंह में दाना डालते हैं भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। जब हम लोग मुंह में कोई खाद्य पदार्थ डालते हैं तो भोजन का पाचन शुरू हो जाता है तथा लार में एमाइलेज नामक एंजाइम होता है। जो लार होता है हम लोग का लार, उसमें एमाइलेज नामक एंजाइम होता है दोस्तों, जो माल्टोज में स्टार्च का जल्द अपघटन करता है। लार में एमाइलेज नामक एंजाइम होता है जो माल्टोज में स्टार्च का जल्द अपघटन कर देता है। क्वेश्चन नंबर 673, मनुष्यों की छोटी आंत में मौजूद अंकुरों या विली की छोटी विशेषताएं मनुष्य की छोटी आंत में मौजूद अंकुरों या विली की कुछ विशेषताएं नीचे दी गई हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इसमें ऑप्शन नंबर बी कुछ विशेषताएं दी गई, तो विशेषता नंबर 1 2 3 ये सही सभी इसकी विशेषताएं जो कि है। पहला है ये बहुत पतली दीवारों से लगी हुई। क्वेश्चन क्या था, मनुष्यों की छोटी आंत में मौजूद अंकुरों की कुछ विशेषताएं नीचे दी गई हैं। इसका पहला था ये बहुत पतली दीवारों से लगी हुई अंगुलीनुमा संरचनाएं हैं। और दूसरा है ये एक बड़ा सतही क्षेत्रफल प्रदान करता है। ये एक बड़ा सतही क्षेत्रफल प्रदान करता है। और इनमें भोजन के पारण के लिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं। भोजन के पारण होते हैं, मतलब जो छोटा छोटा जो विली होता है, भोजन के पारण के लिए छोटी छोटी छिद्र होते हैं, उसी में उसका अवशोषण होता है। और चौथा तो सही नहीं है क्योंकि इसमें सही था पहला, दूसरा, तीसरा ही। और वैसे 4 नंबर क्या था, रक्त कोशिकाओं द्वारा भरपूर आपूर्ति कौन से विकल्प अंकुरों को भोजन का अवशोषण करने में सक्षम बनाने की वाली को दर्शाता है। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि हम लोग को जो भी है वही सही है, पहला, दूसरा, तीसरा। छोटी आंत गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट GTI ट्रैक्ट में एक अंग है जहाँ भोजन से अधिकांश पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। छोटी आंत में रसांकुर या विली पाई जाती है। छोटी आंत में रसांकुर या विली पाई जाती है जो बहुत ही पतली दीवारों में अंगुलीनुमा संरचनाएं होती हैं जो एक बड़ी सतही क्षेत्रफल प्रदान करती है। प्रत्येक रंसाकुर में इसकी सतह के निकट छोटी और पतली रक्त वाहिकाएं होती हैं। रसांकुर की सतह पचित भोजन पदार्थ का अवशोषण करती है। रसांकुर की सतह जो होती है पचित भोजन, जो पचा हुआ भोजन रहता है, पचित भोजन पदार्थ का अवशोषण करती है। क्वेश्चन नंबर 674, डैश बड़ी वसा गोलियों के आकार को संकुचित करता है जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पित्तलवड़ बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं। पित्तलवड़ बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं। पित्त पाचन में सहायता करता है। यह वसा को वसी अम्ल में विघटित करता है जिसके बाद में
पाचन तंत्र द्वारा शरीर में ले जाया जा सकता है, जिसके बाद पाचन तंत्र द्वारा शरीर में ले जाया जा सकता है। वसा के पाचन के दौरान पित्त एक वाष्पीकरण वसा के पाचन के दौरान पित्त एक पाचीकारक के रूप में कार्य करता है। वसा के पाचन के दौरान पित्त एक पाचीकारक के रूप में कार्य करता है, जो वसा के बड़े गोलिकाओं को विघटित करने में सहायता करता है और वसा को पचाने वाले एंजाइमों को कार्य करने और वसा को तेजी से पचाने के लिए एक बड़ा क्षेत्र प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 675, जठर रस गैस्ट्रिक जूस जठर रस में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग कैसा हो जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लाल। जठर रस बी है दोस्तों। जठर रस गैस्ट्रिक जूस में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है दोस्तों। जठर रस गैस्ट्रिक जूस में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग लाल हो जाता है। जठर रस का पीएच मान बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, जठर रस का पीएच मान 1.2 होता है। जठर रस का पीएच मान 1.2 होता है, जो कि दृढ़ अम्ल होता है। पीएच मान अर्थात नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। जो पीएच मान होता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। जठर ग्रंथियों में स्रावित पाचन तंत्र जठर ग्रंथियों में स्रावित पाचन रस जठर ग्रंथियों में स्रावित पाचन रस को जठर रस कहा जाता है। जठर ग्रंथियों में स्रावित पाचन रस को जठर रस कहा जाता है। जठर ग्रंथियों में दोस्तों, आप लोग इसको फिर से समझिए, अगर आप लोग इसको ध्यान नहीं देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा दोस्त, इसलिए हम इसको दो तीन बार इसको हम रिपीट करने की आप लोग इस चीज़ को समझिए अच्छे से। तो कह रहा है जठर ग्रंथियों में स्रावित पाचन रस को जठर रस कहा जाता है। जठर ग्रंथियों में स्रावित पाचन रस को जठर रस कहा जाता है। पेट में पहुँचे भोजन को जठर रस ही अम्लीय बनाता है। पेट में पहुँचे भोजन को जठर रस ही अम्लीय बनाता है। जठर रस में HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिनोजन, रेनिन और लाइपेज पाए जाते हैं। जठर रस में क्या पाए जाते हैं? HCl, पेप्सिनोजन, रेनिन और लाइपेज पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 676, दंत क्षय टूथ डिके किस पीएच स्तर पर शुरू होता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी है 5.5 से कम पीएच पर, यानी कि हम लोग का जो पीएच मान दांत का जो पीएच मान 5.5 से कम पीएच मान अगर होगा तो हम लोग का दांत खराब होने लगेगा दोस्तों, क्षय होने लगेगा, नुकसान होने लगेगा। पीएच मान 5.5 होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ होता है। 5.5 होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ होता है। पीएच मान 0 से 14 होता है। 7 से कम पीएच मान अम्ल होता है। 7 से कम पीएच मान अम्ल होता है और 7 से अधिक पीएच मान क्षार का निर्धारण करता है। जो 7 से कम पे रहेगा, मतलब 1 2 3 4 5 6, अगर इसके बीच में रहेगा, 7 के बीच में रहेगा तो उसका जो क्या नाम पीएच मान वो पीएच रहता है वो अम्लीय होता है। लेकिन 7 से अधिक जब होता है तो पीएच मान क्षारीय हो जाता है, यानी क्षार का निर्धारण करता है। जबकि 7 पीएच मान उदासीन और निरूपित करता है। जबकि 7 जो होता है दोस्तों पीएच मान उदासीनता को निरूपित करता है, उदासीनता को। दांतों का क्षय मुंह में अम्ल निर्माण से होता है। दांतों का क्षय मुंह में अम्ल निर्माण से होता है। मुंह में मौजूद बैक्टीरिया अम्ल को दोस्तों जो मुंह होता है, मुंह में मौजूद बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया अम्ल को शुगर में विघटित करता है। मुंह में मौजूद बैक्टीरिया अम्ल को शुगर में विघटित करता है, जिसमें दांतों के दंतवल्क के नरम होने से दांत सड़ने लगते हैं।
क्वेश्चन नंबर 677, मानव के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पासीकरण की क्रिया के समान होती है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पासीकरण की क्रिया के समान होती है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पित्तरस। पित्तरस द्वारा अम्लीय माध्यम प्रदान किया जाना। पित्तरस द्वारा अम्लीय माध्यम प्रदान किया जाना मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली क्रिया। पित्तरस द्वारा अम्लीय माध्यम प्रदान किया जाना मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली क्रिया। मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली क्रिया गंदगी पर साबुन के पासीकरण की क्रिया के समान होती है। गंदगी पर साबुन के पासीकरण की क्रिया के समान होती है। मानव के पाचन तंत्र में पासीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बड़े लिपिड ग्लोब्यूल्स को कई छोटे लिपिड ग्लोब्यूल्स में तोड़ा जाता है। जिसमें बड़े लिपिड ग्लोब्यूल्स को कई छोटे लिपिड ग्लोब्यूल्स में तोड़ा जाता है। ये छोटे ग्लोब्यूल्स बड़े समुच्चय बनाने के बजाय कायम में व्यापक रूप से वितरित होता है। पित्त में पित्त लवण होते हैं जिनमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पक्ष के लवण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 678, लार एमाइलेज स्टार्च के पाचन में मदद करता है। तो जो लार एमाइलेज होता है दोस्तों वो स्टार्च के पाचन में मदद करता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। लार में एमाइलेज एंजाइम होता है। आप सभी को पता है। जो स्टार्च होता है दोस्तों, स्टार्च को माल्टोज और डेक्सट्रीन में तोड़ देता है। जो स्टार्च लार में एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टोज डेक्साट्रीन में तोड़ देता है, जिससे भोजन का पाचन पेट में पहुंचने से पहले मुंह के अंदर होता है। लार में एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टोज और डेक्सट्रीन में तोड़ देता है, जिससे भोजन का पाचन पेट में पहुंचने से पहले ही मुंह के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 679, लार में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणु को सरल शर्करा अणु में विघटित कर देता है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लार एमाइलेज। लार में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणुओं को सरल शर्करा अणु में विघटित कर देता है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, लार एमाइलेज। लार में मौजूद एमाइलेज एंजाइम स्टार्च के जटिल अणु को सरल शर्करा अणु में विघटित कर देता है। एंजाइम का जो कार्य है, जो लाइपेज होता है दोस्तों, वसा के हाइड्रोलिसिस में सहायक होता है। कौन? लाइपेज। यह उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। लाइपेज वसाओं के हाइड्रोलिसिस में सहायक होता है। यह उत्प्रेरक की तरह कार्य भी करता है। जो ट्रिप्सिन होता है दोस्तों, प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। जो ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। और पेप्सिन जो होता है दोस्तों, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। जो पेप्सिन होता है दोस्तों, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 680, मनुष्य के अमाशय में कौन सा अम्ल बनता है। ये सभी को पता होगा, जहाँ तक पता है दोस्तों 99% लोगों को, क्योंकि मनुष्य के अमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मनुष्य के अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl बनता है।
यह खाद्य कणों के मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है तथा भोजन को अम्लीय बनाता है। यह खाद्य पदार्थ यानी खाने पीने वाला जो पदार्थ होता है, खाद्य कणों में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। ठीक है दोस्तों, तथा भोजन को अम्लीय बनाता है। जो भोजन होता है उसको अम्लीय बनाता है। अमाशय एक प्रमुख पाचक अंग है। अमाशय एक प्रमुख पाचक अंग है जो डायाफ्राम के नीचे उदर गुहा की बाईं ओर स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 681, निम्न में से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है? निम्न में से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पित्तरस। निम्न में से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है? कौन? पित्तरस। ये क्या करता है? अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है। पित्तरस प्रत्यक्ष रूप से भोजन के पाचन में भाग नहीं लेता। लेकिन इसमें विभिन्न प्रकार के रसायन होते हैं जो पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। पित्तरस के महत्वपूर्ण कार्य, पहला है ये अमाशय से आए भोजन के अम्लीय प्रभाव को क्षारीय बनाता। जो अमाशय होता है, अमाशय से आए भोजन के अम्लीय प्रभाव को क्षारीय में बनाता है। और दूसरा ये जीवाणुओं को मारता भी है दोस्तों, तथा इसकी उपस्थिति में ही अग्नाशयी रस कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 682, पाचन के संदर्भ में गलत कथन का पहचान कीजिए। हम लोग को गलत बताना है दोस्तों, गलत कथन का। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्वांगीकरण अंतर्ग्रहण से पहले होता है लेकिन अवशोषण के बाद होता है, जो कि गलत है दोस्तों। यहाँ पर दिया हुआ इसका चार्ट दिया है। सबसे पहले होता है अंतर्ग्रहण होता है, उसके बाद पाचन होता है, उसके बाद अवशोषण, उसका स्वांगीकरण, फिर उत्सर्जन। देखिए दोस्तों, हम लोग इसको थोड़ा बड़ा करते हैं पूरा, कि दिख जाए पूरा। देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग को गलत बताना था, इसमें तो बी गलत ही है, लेकिन जो सही है दोस्तों, अवशोषण स्वांगीकरण से पहले देखिए दोस्तों हो रहा है। अवशोषण स्वांगीकरण से पहले लेकिन पाचन के बाद। अवशोषण स्वांगीकरण से पहले लेकिन पाचन के बाद। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। और क्या है? सी क्या है? पाचन निष्कासन विक्षेपण से पहले। जो पाचन है, पाचन निष्कासन यानी उत्सर्जन है। पाचन निष्कासन यानी विक्षेपण से पहले, बिल्कुल सही। पाचन निष्कासन या विक्षेपण से पहले, सही है। पाचन निष्कासन विक्षेपण से पहले, बिल्कुल सही है। लेकिन अंतर्ग्रहण के बाद होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। देखिए जो पाचन है, देखिए इसमें पाचन कौन सा है? पाचन ही है, पाचन डाइजेशन। पाचन निष्कासन यानी विक्षेपण या उत्सर्जन से पहले होता है। पाचन निष्कासन विक्षेपण से पहले लेकिन अंतर्ग्रहण के बाद होता है। ठीक है दोस्तों, तो तीनों सही है बी को छोड़ के। वह प्रक्रिया जिसमें पाचक एंजाइम की सहायता से भोजन को जटिल से सरल रूप में परिवर्तित किया जाता है, पाचन कहलाती है। पाचन प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण होते हैं। पहला अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा है अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण और पांचवा है उत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 683 पे आते हैं दोस्तों। छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुली नुमा आकृतियां निकली होती हैं। छोटी आंत की आंतरिक सतह पर
हजारों उंगलीनुमा आकृतियाँ निकली हुई होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आप सभी को पता है दोस्तों, विलाई कहते हैं इसे, विलाई। छोटी आंत की आंतरिक संरचना, छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुलीनुमा आकृतियाँ निकली होती हैं। छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुलीनुमा आकृतियाँ निकली हुई होती हैं, जिन्हें रसांकुर या विली कहते हैं, या विलाई भी कहते हैं दोस्तों, विलाई, जिन्हें रसांकुर या विलाई कहते हैं, जिसका कार्य पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों, जिनका कार्य क्या है? विलाई का कार्य क्या है दोस्तों? जिसका कार्य पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, वसा, विटामिन, क्या क्या? ग्लूकोज, पहला है ग्लूकोज, एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल, वसा, विटामिन को अवशोषित करता है तथा अवशोषण के पश्चात अपचित भोजन को बड़ी आंत में भेजता है। अवशोषण जो हो जाता है, लेकिन उसके पश्चात जो बचा हुआ होता है भोजन, उसको बड़ी आंत में भेज देता है। क्वेश्चन नंबर 684, शरीर में विलाई कहाँ पाया जाता है? आप सभी को पता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंत में। दोस्तों क्वेश्चन जो PYQ टाइप के होते हैं, इनको सॉल्व करने से जो क्वेश्चन होता है उसका जो कन्फ्यूजन होता है वो दूर होता है, और हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में भी ईजी रहता है। क्योंकि अगर पेपर में क्वेश्चन आ रहा है और हम लोग ऐसे मतलब पढ़े हुए हैं 300-400 क्वेश्चन, अगर ऐसे हम लोग PYQ पढ़े हुए हैं और वो भी प्रीवियस ईयर आया हुआ पेपर, तो दोस्तों लगभग चांस यही रहता है कि पेपर में फंस जाएगा क्वेश्चन, जिससे हम लोग को फ़ायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 685, छोटी आंत की आंतरिक परत में कई अंगुलियों जैसी प्रवर्ध संरचनाएं होती है, जिन्हें कहा जाता है विलाई। इसका सही आंसर विलाई, ऑप्शन नंबर बी, विलाई। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। इससे पहले जो दिया था उसकी व्याख्या उसमें भी था दोस्तों, इसलिए वो लिखा हुआ है। उस एंजाइम का नाम बताइए जिसका उपयोग प्रोटीन और पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। उस एंजाइम का नाम बताइए जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पेप्सिन है। प्रोटीन को पेप्टाइड में कौन बदलता है? प्रोटीन को पेप्टाइड में पेप्सिन बदलता है। पेप्सिन उन स्थितियों में भोजन के पाचन में मदद करता है। पेप्सिन उन स्थितियों में भोजन के पाचन में मदद करता है जहाँ पाचन तंत्र भोजन को पचाने के लिए पर्याप्त एंजाइम का निर्माण नहीं करती। पेप्सिन उन स्थितियों में भोजन के पाचन में मदद करता है जहाँ पाचन तंत्र भोजन को पचाने के लिए पर्याप्त एंजाइम का निर्माण नहीं करता है। फिर से पढ़ते दोस्तों कि आप लोग को समझ में आ जाए दोस्तों, इसलिए हम ये चीज़ 2-2 3-3 बार पढ़ रहे हैं कि आप लोग को एकदम क्लियर हो जाए। पेप्सिन उन स्थितियों में भोजन के पाचन में मदद करता है जहाँ पाचन तंत्र भोजन को पचाने के लिए पर्याप्त एंजाइम का निर्माण नहीं करता है। जब पेप्सिन उन स्थितियों में भोजन के पाचन में मदद करता है जहाँ पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम भोजन को पचाने के लिए पर्याप्त एंजाइम का निर्माण नहीं करता है, यह एक एंजाइम है जिसके जाइमोजेन या पेप्सिनोजेन को पेट में मुख्य कोशिकाओं द्वारा रिलीज किया जाता है। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलना होता है। क्वेश्चन नंबर 687, हमारे जीवा पर कौन सा अभिग्राही रिसेप्टर स्थित होता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रस संवेदी। जीव मुख के तल पर एक पेशी होती है। जीव मुख के
तल पर एक पेशी होती है जो भोजन को चबाना और निगलना आसान बनाती है। जो भोजन को चबाना और निगलना आसान बनाती है। यह स्वाद अनुभव करने का प्रमुख अंग होता है। हमारे जिह्वा पर रस संवेदी रिसेप्टर पाए जाते हैं। मतलब हमारे जीभ पर रस संवेदी रिसेप्टर पाए जाते हैं जो स्वाद के प्रति संवेदनशील तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं भोजन में रसायनों के प्रति संवेदनशील होती हैं। जीभ मूल रूप से 4 प्रकार के स्वाद के प्रति संवेदनशील होती हैं। पहला नमकीन, दूसरा खट्टा, तीसरा कड़वा, चौथा मीठा। क्या क्या है? नमकीन, खट्टा, कड़वा तथा मीठा। क्वेश्चन नंबर 688। सामान्य परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 688। सामान्य परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया से पेट को अंदरूनी परत को बचाने का कार्य कौन करता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। सामान्य परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य कौन करता है? बलगम, जिसे श्लेष्मा कहते हैं। अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य बलगम करता है, यानी श्लेष्मा करता है। पेट की दीवारों के रूप में गैस्ट्रिक ग्रंथियां होती हैं। होती हैं जो एक एंजाइम पेप्सिन बलगम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को स्रावित करने में मदद करती हैं। अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य बलगम करता है। पेट की दीवारों के रूप में गैस्ट्रिक ग्रंथियां होती हैं जो एक एंजाइम पेप्सिन बलगम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्रावित करने में मदद करती हैं। जो भोजन पेट के अंदर प्रवेश करता है वो करता है तो HCl भोजन के अंदर मौजूद रोगाणु को मारने में मदद करता है। HCl भोजन के अंदर मौजूद रोगाणु को मारने में मदद करता है। यह एसिड की क्रिया का कारण बनता है और पेट की भीतरी परत को जला देती है, जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों? आप लोग इसको कमेंट में लिखिएगा। पेट की भीतरी परत को जला देते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको कमेंट में हम लोग बताइएगा। जो आंत में जलन और दर्द पैदा करती है। पेट की दीवारों को एसिड से बचाने के लिए बलगम स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 689। निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शेर। निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? गाय, खरगोश, बकरी, शेर। तो सबसे छोटी आंत होती है दोस्तों शेर की। शाकाहारियों की अपेक्षा मांसाहारी जंतुओं की आंत छोटी है। शाकाहारियों में सेलुलोज के पाचन में ज़्यादा समय लगता है क्योंकि एंजाइम जुगाली करने वाले जीवाणु द्वारा निर्मित होता है। क्वेश्चन नंबर 690। निम्न में से किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम परीक्षण किया जाता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क। दोस्तों ये होता है EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ये छोटे छोटे डायोड होते हैं बहुत सारे, जो सर में लगा के मस्तिष्क का परीक्षण किया जाता है दोस्तों। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG तकनीकी की मदद से मस्तिष्क की गतिविधियों के आधार पर मानसिक अवस्था की सामान्य और असामान्य स्थिति का पता लगाया जाता है। इसके द्वारा न्यूरॉन्स की इलेक्ट्रिकल गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 691। निम्न में से कौन सा अंग
पित्त रस या बाइल जूस स्रावित करता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यकृत। यकृत करता है दोस्तों। यकृत को लीवर, जिगरा कहते हैं दोस्तों। यकृत लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों, जो डायाफ्राम के नीचे, जो दोस्तों डायाफ्राम के नीचे उदर गुहा में स्थित होती है। यकृत कोशिकाएं एक विशिष्ट प्रकार के द्रव का स्राव करती है, जिसे पित्तरस या बाइल जूस कहते हैं। पित्तरस हरे पीले रंग का, जो पित्तरस होता है दोस्तों, ये हरे पीले रंग का क्षारीय तरल पदार्थ है, जिसका पीएच मान 7.6 से 7.7 होता है। किसका पीएच मान? पित्तरस का। पित्तरस हरे पीले रंग का क्षारीय तरल पदार्थ है, जिसका पीएच मान 7.6 से 7.7 होता है, जो भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बना देता है, जिसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है। यह भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट करता है तथा वसा का पासीकरण करता है। क्वेश्चन नंबर 692, मानव में पित्त का स्राव होता है। मानव में पित्त का स्राव कहाँ से होता है? आप सभी को पता है दोस्तों, मानव में पित्त का स्राव यकृत से होता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 693, बाइल का स्राव होता है, आप सभी को पता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, जिगरा में। बाइल यानी बाइल जूस का स्राव कहाँ होता है? बाइल का स्राव होता है जिगरे से। जो बाइल जूस होता है दोस्तों, पित्तरस, ये जिगरे से इसका स्राव होता है, यानी यकृत से। क्वेश्चन नंबर 694, मानव पाचन तंत्र में यकृत, ऑप्शन नंबर ए, यकृत से पित्तरस का स्राव होता है। मानव पाचन तंत्र में यकृत से पित्तरस का स्राव होता है। क्वेश्चन नंबर 695, शरीर के किस भाग में पित्तरस या बाइल जूस का उत्पादन होता है? शरीर के किस भाग में पित्तरस या बाइल जूस का उत्पादन होता है? आप सभी को पता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, यकृत से। क्वेश्चन नंबर 696, कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है? पित्त। क्वेश्चन नंबर 697, मानव शरीर में कौन सा अंग पित्तरस का उत्पादन करता है? मानव शरीर में कौन सा अंग पित्तरस का उत्पादन करता है? आप सभी को पता है दोस्तों, लीवर ही करता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 698, पाचन के बाद प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन इसका डिफिनीशन है, पाचन के पश्चात प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। पूर्ण विखंडन पर शुद्ध प्रोटीन्स के अणु सरल अमीनो अम्ल के अणुओं में टूटते हैं। पूर्ण विखंडन पर शुद्ध प्रोटीन्स के अणु सरल अमीनो अम्ल के अणुओं में टूटते हैं। अतः प्रोटीन्स अमीनो अम्ल के यौगिक होते हैं। अतः जो प्रोटीन्स होते हैं अमीनो अम्ल के यौगिक होते हैं। प्रकृति में 20 से 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 699, मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता है? ऑप्शन है सेलुलोज, स्टार्च, सी अमीनो अम्ल, डी है ग्लाइकोजन। आप सभी को पता है दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, सेलुलोज। क्योंकि सेलुलोज का पाचन जो पेड़ पौधे होते हैं वो करते हैं। सेलुलोज का पाचन मनुष्य के अंदर सेलुलोज का पाचन नहीं हो सकता है दोस्तों, क्योंकि हम लोग की जो छोटी आंत होती है वो
इतनी बड़ी नहीं होती है कि सेलुलोज का पाचन हो सके। और सेलुलोज के पाचन के लिए दोस्तों, ये जानवर सेलुलोज के पाचन मानव शरीर में नहीं किया जाता है। सेलुलोज पेड़ पौधों की कोशिका भित्तियों का प्रमुख अवयव है। सेलुलोज पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव है। हरे पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। हरे पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। यह एक कार्बनिक यौगिक है जो एक पॉलीमर का रूप ले लेता है। क्वेश्चन नंबर 700 है दोस्तों। डैश को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। किसको पचाने के लिए? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सेलुलोज को पचाने के लिए शाकाहारियों को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। लंबी जो होती है, लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है किसको पचाने के लिए? सेलुलोज को पचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 701 लैक्टोज असहिष्णुता क्या होती है? लैक्टोज असहिष्णुता क्या होती है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एक ऐसी स्थिति जिसमें छोटी आंतें दुग्ध उत्पादन में पाई जाने वाली शर्करा का तोड़ने एक ऐसी स्थिति जिसमें छोटी आंतें दुग्ध उत्पादों में पाई जाने वाली शर्करा को तोड़ने में असमर्थ होती हैं। लैक्टोज असहिष्णुता क्या होती है? एक ऐसी स्थिति जिसमें छोटी आंतें दुग्ध उत्पादों में पाई जाने वाली शर्करा को तोड़ने में असमर्थ होती हैं। लैक्टोज असहिष्णुता, लैक्टोज इंटॉलरेंस एक पाचन संबंधी विकार है जिसमें छोटी आंतें दुग्ध उत्पादन में पाई जाने वाली शर्करा को तोड़ने में असमर्थ होती हैं। लैक्टोज एक एंजाइम होता है जो दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में विभाजित करता है। लैक्टोज असहिष्णुता छोटी आंत में पाए जाने वाले लैक्टोज एंजाइम की कमी के कारण होता है। लैक्टोज असहिष्णुता छोटी आंत में पाए जाने वाले लैक्टोज एंजाइम की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 702 मनुष्यों में भोजन के पाचन की प्रक्रिया मुंह और छोटी आंत में शुरू होती है मनुष्यों में भोजन के पाचन की प्रक्रिया मुंह में शुरू होती है। मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया मतलब पाचन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है? मुंह में शुरू होती है और छोटी आंत में पूर्ण होती है। ठीक है दोस्तों, छोटी आंत मानव पाचन तंत्र का एक हिस्सा है जहां भोजन का पाचन होता है। यह पेट और बड़ी आंत के बीच स्थित है और अग्नाशयी नलिका के माध्यम से पाचन में मदद करने के लिए पित्त का अग्नाशयी रस अवशोषण करता है। छोटी आंत मानव पाचन तंत्र का एक हिस्सा है जहां भोजन का पाचन होता है। यह पेट और बड़ी आंत के बीच स्थित है और अग्नाशयी नलिका के माध्यम से पाचन में मदद करने के लिए पित्त और अग्नाशयी रस को अवशोषित करता है। छोटी आंत के 3 अलग अलग क्षेत्र हैं। छोटी आंत के 3 अलग अलग क्षेत्र हैं। पहला डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। क्वेश्चन नंबर 703 खुर वाले जानवरों की आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? खुर वाले जानवरों की आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? आप सभी को पता है दोस्तों, रूमेन। खुर वाले जानवरों की आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, यानी पेट का सबसे बड़ा हिस्सा होता है रूमेन। खुर वाले जानवरों में आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा रूमेन होता है। रूमेन आमाशय का पहला भाग होता है। इसे प्रथम पेट भी कहते हैं। रोमंथक रूमिनेंट या जुगाली करने वाले खुरदार स्तनधारी होते हैं जो रूमेन में अपना भोजन नरम करते हैं फिर जुगाली करके पुनः भोजन को चबाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 704, निम्नलिखित में से कौन सा मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, श्वास नली। ये मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है। मनुष्य में 8 से 10 मीटर लंबी आहार नाल होती है जो मुख से लेकर मल द्वारा, मनुष्य में 8 से 10 मीटर लंबी आहार नाल होती है जो मुख से लेकर मल द्वारा, जो मुख से लेकर मल द्वारा तक फैली होती है, मल द्वार तक फैली होती है। आहार नाल प्रायः 5 भागों में बटा होता है। आहार नाल प्रायः 5 भागों में बटा होता है। पहले मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, आंत्र या आंत। इसका मुख्य कार्य आहार यानी भोजन के अवयवों को पचाना तथा शरीर के सभी भागों में पहुंचाना है। भोजन के घटक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। भोजन के घटक कौन है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण तथा जल हैं। भोजन के घटक कौन है? भोजन के घटक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण तथा जल हैं। श्वसनलिका सांस लेने में सहायक होती है जो गले को फेफड़े से जोड़ती है और वायु का आदान प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 705, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? आप सभी को पता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत का वजन लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। यकृत द्वारा पित्तरस स्रावित होता है। यकृत द्वारा पित्तरस स्रावित होता है जो यकृत द्वारा पित्तरस स्रावित होता है जो आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र करता है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। संवेद ग्रंथि पसीने की ग्रंथि होती है। स्वेद ग्रंथि पसीने की ग्रंथि होती है जिससे पसीना स्रावित होता है। स्तन ग्रंथि स्त्रियों के स्तन में पाया जाता है। स्तन ग्रंथि स्त्रियों के स्तन में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 706, मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार साइज सबसे बड़ा है? आप सभी को पता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यकृत का साइज सबसे बड़ा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? आंतरिक अंग है दोस्तों यकृत सबसे बड़ा। क्वेश्चन नंबर 708, हमारा पेट निम्नलिखित में से किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन क्रिया में सहायक होता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हमारा पेट निम्नलिखित में से किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन प्रक्रिया में सहायक होता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव का पाचन तंत्र आहार नाल एवं इससे जुड़ी ग्रंथि से निर्मित होता है। मानव का पाचन तंत्र आहार नाल एवं इससे जुड़ी ग्रंथि से निर्मित होता है। आहार नाल मुख्यतः मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत एवं बड़ी आंत की संयुक्त संरचना होती है जबकि यकृत और आहार नाल से जुड़ी पाचन ग्रंथियां होती हैं। मनुष्य के पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्सर्जित होता है। अमाशय की ऑक्जेंटिक कोशिकाएं ऑक्जेंटिक सेल्स और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करते हैं। अमाशय की ऑक्जेंटिक कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती हैं जो कि टायलिन की क्रिया को रोकता है और भोजन को अम्लीय बनाता है। यह हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, भोजन को सड़ने से बचाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजन
को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में परिवर्तित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 709। मानव में पाचन करने के लिए पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन 710। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सही कथन नहीं ए है। यकृत और अग्नाशय स्राव अमाशय में होता है, बिल्कुल गलत। लेकिन सही होगा दोस्तों गैस्ट्रिक ग्रंथि अमाशय में, गैस्ट्रिक ग्रंथि अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन एंजाइम श्लेष्मा मुक्त करती हैं। सी श्लेष्मा म्यूकस अमाशय की अंदरूनी परत को अम्ल से बचाता है। डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान बनाने के लिए एक अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है। यकृत की कोशिकाएं, इसका सही आंसर था ए। यकृत कोशिकाओं में पित्त रस का स्राव होता है। यह पित्ताशय में सांद्रित एवं जमा होता है। अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन तथा अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागोन। अग्नाशय के लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन तथा अल्फा कोशिकाओं से ग्लाइकोजन हार्मोन का स्राव होता है। ये कार्बोहाइड्रेट उपापचय का नियंत्रण एवं नियमन करते हैं। क्वेश्चन 711। पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। पाचन तंत्र के चरणों को निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? इसका सही अनुक्रम है दोस्तों अंतर्ग्रहण पे होता है, फिर पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन होता है। हम लोग दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन को स्टॉप करते हैं क्योंकि अभी बहुत सारा क्वेश्चन है दोस्तों। इस 711 कंप्लीट कर लेते हैं पहले। पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अंतर्ग्रहण, पाचन और शोषण, उत्सर्जन। भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया पाचन अवस्थाओं से होकर गुजरती है। पहला अंतर्ग्रहण होता है, अंतर्ग्रहण, पाचन, डाइजेशन और शोषण, एब्सॉर्प्शन, स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, मल परित्याग, डिफिकेशन। अंतर्ग्रहण, पाचन और शोषण, अंतर्ग्रहण, पाचन और शोषण, स्वांगीकरण, मल त्याग। क्वेश्चन 712। पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अमाशय। अमाशय की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है। यह भोजन नली तथा छोटी आंत के बीच स्थित होती है। भोजन रस के साथ मथता है जिसे कायम कहते हैं। अमाशयी पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। अमाशयी पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाने पर उसे आगे छोटी आंत की ग्रहणी ड्यूडेनम की ओर धकेलती है। अमाशय एवं ग्रहणी के बीच एक पेशी का पाइलोरिक वाल्व होता है जो खाद्य पदार्थों के अमाशय से ग्रहणी में
जो खाद्य पदार्थों का आमाशय से ग्रहणी में तो जाने देता है, लेकिन उसे वापस आमाशय में नहीं आने देता। क्वेश्चन नंबर 713, मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्य रूप से छोटी आंत में होता है। वसा पाचन क्षुद्रांत छोटी आंत में होता है। क्षुद्रांत में वसा बड़े बड़े कणों के रूप में होती है। उसका यह रूप उस पर एंजाइम की क्रिया विधि की बाधा उत्पन्न करता है। यकृत से स्रावित पित्तरस उन्हें छोटे कणों के रूप में वसा का पाचन क्षुद्रांत छोटी आंत में होता है। क्षुद्रांत में वसा बड़े बड़े कणों के रूप में होती है। उसका यह रूप उस पर एंजाइम की क्रिया विधि में बाधा उत्पन्न करता है। यकृत में स्रावित पित्तरस उन्हें छोटे कणों के रूप में तोड़ता है, जिससे वसा एंजाइमों की क्रियाशीलता बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 714, दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 714 कल से करते हैं। ओके दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना आप लोग मत भूलिए, और हम ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।